अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात की कवरेज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया टेलीविज़न चैनल्स पर इस वक़्त अगर कोई बाकायदा अच्छी जानदार रिपोर्टिंग हो रही है, कवरेज हो रही है, तो वो 92 न्यूज़ पे हो रही है और उसकी वजह है नासिर क़य्यूम। हमारे दोस्त, हमारे साथी, इस्लामाबाद के जाने-पहचाने सहाफ़ी आजकल अमेरिका में होते हैं, न्यूयॉर्क से नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं 92 न्यूज़ के लिए, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। उनसे पूछेंगे कि अमेरिकन इंतखाबात का मामला कहाँ तक पहुँचा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बिल-आखिर नून लीग के वर्कर्स के साथ, कारकुनों के साथ न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। उस मुलाकात की एक वीडियो लोगों ने देखी, लेकिन असल अंदर की कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम नासिर क़य्यूम, कैसे हैं आप? भाई साहब, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सर आपके काइंड वर्ड्स का। आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे वो कर रहे हैं, लेकिन एनीवेज़ छोटे-मोटे से आपके छोटे से साथी हैं और आपके भाई हैं। तो आपका सर देखिए जो आपने जो बात की है जो मैं चाहूँगा मियाँ साहब की बात हम बाद में करें, पहले जी। डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला कर लें कि अमेरिकन इंतखाबात की क्या सूरत-ए-हाल है, क्या अपडेट है? और स्विंग स्टेट का बड़ा हम शोर सुनते हैं, असल में स्विंग स्टेट्स हैं कौन-सी? और अल्टीमेटली आप देख क्या रहे हैं, जीत कौन रहा है? असल में जी जैसे आपको पता ही होगा बिलाल साहब, तो अब तो काफ़ी लोगों ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है, थोड़ा बहुत वो सिस्टम को भी समझ गए, इंटेंसिव कवरेज हो रही है यहाँ से इलेक्शंस के हवाले से। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को समझ आ गई कि स्विंग स्टेट्स एक्चुअली क्या हैं और ये 538 वोट और 270 का जो नंबर मैजिक फिगर होता है, इसका मतलब क्या है? लेकिन बहरहाल कई दफ़ा चीज़ें जो है ऊपर-नीचे होती रहती हैं। जो स्विंग स्टेट्स होती हैं वो 7 स्टेट्स हैं इस वक़्त जिनके बारे में कहा जा रहा है। देखिए इसमें एक आध का बढ़ावा भी हो सकता है, कुछ देखा जा सकता है, कोई अपसेट भी। लेकिन 7 स्टेट्स हैं जिसमें नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नेवाडा, एरिज़ोना। ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को कहा जाता है कि स्विंग स्टेट। ये डिसाइड करेंगी कि अगला सदर कौन होगा अमेरिका का। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है बड़ी अजीब-ओ-गरीब है, कई फैक्टर्स हैं, ये क्यों स्विंग स्टेट्स हैं? असल में यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 50-50 है यहाँ पे, रिपब्लिकन भी 50-50 और यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट 50-50 वोटर हैं। अब आखिर वक़्त में जो कैंपेन को देख के, सदर के प्रोग्राम को देख के, जो कैंपेन चल रही होती है, उसके हवाले से ये जो स्टेट्स हैं ये अपना माइंड मेकअप करते हैं, वोटर जो माइंड मेकअप करते हैं कि स्विंग जो वोटर्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सर्वेज हैं, सर्वे के हवाले से भी कुछ कंट्रोवर्सीज आना शुरू हो गई कि सर्वेज जो है वो ठीक नहीं है। इसके हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे कि उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। और लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके बारे में तो हम ये कंफर्म है कि वहाँ पे बड़ा कांटे का मुकाबला है इस वक्त। और दोनों ही तकरीबन साथ साथ है, लेकिन एज हासिल है सदर ट्रंप को। उसकी मैं रीजन बताता हूँ फयाज भाई आपको। सो उसकी रीजन है जिल स्टाइन, जो ग्रीन पार्टी की सरबराह हैं, 2016 में भी थी, लेकिन इन्होंने कोई 0.1% शायद कोई वोट हासिल किए थे, चंद लाख वोट पूरी पार्टी ने पूरे मुल्क में। लेकिन इस दफा जो इनकी जो पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज, जो कमाला हैरिस या उनकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसके अलावा जो ट्रंप का भी जो झुकाव, इसराइल की जानिब जो झुकाव है, इसको अच्छी निगाह से देखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। और उनको सबको पता है कि जी क्या हुआ है वहां पे, किस तरह वहां पे कत्लो खारत गरी हुई। और उसके बाद जो इनका जो एक फुसफुसा सा जो इनका वो मौकफ है उस हवाले से, कभी कभी जी ये बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जो जिल स्टाइन है ग्रीन पार्टी की, वो खुल के उन्होंने जो है ये इसकी मजम्मत की है, जो वॉर की और जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं उसको लेके। तो जितने भी वोटर्स हैं जो कह रहे थे कि जब हम वोट ही नहीं करते जी, दोनों दोनों के एक ही तरह के ख्यालात हैं इस वॉर को लेके। तो लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं जिनमें हम शामिल हैं, यहाँ पे 50-60 के करीब ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर कोई लोकल ग्रुप्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, जिनका कोई पॉलिटिक्स से, सहाफत से या इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं। तो वहां पे जब मैं देखना शुरू हुआ कुछ दिन से कि लोगों ने कहा जी हम जो है वोट करेंगे तो जिल स्टाइन को वोट करेंगे, वोट जाया नहीं करेंगे। लेकिन एक थर्ड पार्टी अमेरिका में हम देख सकते हैं कि शायद मर्ज हो इस दफा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो डैमेज करेंगी ट्रम्प को। अगर डैमेज होंगे डेमोग्राफिकली देखा जाए तो ये वो वोटर्स हैं जो एक्चुअली अगर वोट करने जाते, अगर ये गजा का इशू ना होता तो ये वोटर सारे के सारे डेमोक्रेट वोटर्स थे, मोस्टली जी, मेजॉरिटी ऑफ जी, देम। तो ये जी। इसमें 30 साल से कम उम्र लोग हैं। और जो एथनिक जो कम्युनिटी है, मुसलमान हो गए, यानी जिस तरह उन्होंने पोर्टोरिकन को गार्बेज कहा, और फिर गार्बेज के बाद जिस तरह उन्होंने कहा था फ्लोटिंग गार्बेज, उसके बाद जो सदर जो बाइडेन ने उसके बाद उन्होंने वार कर दिया कि जितने जो ट्रम्प के हामी हैं वो सारे गार्बेज हैं। तो ये इसकी वजह से ना यहाँ पे एक कड़वा सा कहते हैं ना टेस्ट है मुंह में लोगों के, और वो दोनों को वोट करना नहीं जा रहे। तो ये बड़ा एक फैक्टर हो सकता है, बड़ी स्पॉइलर बन सकती है जिल स्टाइन, और उसका जो नुकसान होगा वो कमाला हैरिस को, और जो फायदा होगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब को हो सकता है इसमें। लेकिन लोग जो समझते हैं इस बात को कि हमने वोट उस जिल स्टाइन को देना है तो वो ज़ाया हो जाना है हमारा।
जी, तो बहुत कम लोग अपना वोट ज़ाया करेंगे। हाँ, अलबत्ता बिल्कुल ही तंग आए हुए जी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से वो तो जाएँगे, लेकिन कोई जानबूझकर अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहेगा। इसलिए हर बंदे को पता है कि मेरा वोट इधर देना है, तो वो ज़ाया ही होना है मेरा। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखें कुछ प्रोटेस्ट में डाल रहे हैं वोट। ठीक इसलिए है, नहीं डाल रहे कि उनको पता है कि उसने हार जाना है। वो उसके पास तो कोई उसका काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता ग्रीन पार्टी का यहाँ पे। लेकिन ठीक ठीक है। एक फैक्टर है और ये मीडिया में 2-3 दिन से इसके बारे में बातचीत चल रही है। पहले जब मैं आज से कुछ दिन पहले मैंने खुद इसके ऊपर बात की थी, मेरा ख्याल है शायद 1 हफ्ता 10 दिन पहले। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अरे तुम ये क्या तुमने बात की है जिल स्ट्राइन की। लेकिन इस वक़्त सीएनएन और बाकी लोग भी इस बारे में बात करें, पाकिस्तानी मीडिया में बात करें, जिल स्टाइन फैक्टर इज़ देयर। बट एनीवेज़ उससे कोई तब्दीली नहीं आनी। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, इस वक़्त कांटे का मुकाबला है, फ़ोकस है आपकी स्विंग स्टेट्स, क्योंकि देखिए ब्लू जो है वो ब्लू ही रहनी है, जो रेड है वो रेड ही रहनी है, वो तो डिसाइड हो चुका होता है कि ये डेमोक्रेट हैं, ये रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। वहाँ पे मार्जिन इतना ज़्यादा होता है 20-20, 25-25 यानी पॉइंट्स का, पॉइंट्स कि का। वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है तोड़ना। जैसे न्यूयॉर्क है और कैलिफोर्निया है, वो तो कैलिफोर्निया मतलब आप वहाँ पे कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसी जो बिल्कुल सही। मिडवेस्ट है, वहाँ पे आपको अलाबामा हो गया, टेनेसी हो गया, डकोटास हो गई, जितनी भी रियासतें हैं वहाँ पे आपको जाने की भी ज़रूरत होती। अब देखेंगे वहाँ की खबरें भी नहीं आती बाहर, तो और वो लोग ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे होते हैं और मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें कुछ सरप्राइज़ भी आ सकते हैं इस दफ़ा। यानी न्यूयॉर्क के अंदर मैंने कल जो हमारे जो आमिर सुल्तान साहब हैं यहाँ से, न्यूयॉर्क से, पाकिस्तानी जा जी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी निजात आमिर सुल्तान, और ये वाहिद वो इस वक़्त शख्सियत है समझ लें कि जो एक बड़ी यानी असेंबली के लिए, न्यूयॉर्क असेंबली, स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और वो बड़े पुरुम्मीद हैं। पिछली दफ़ा वो जो है ना फिर मेरा ख़्याल है 2 या 3 हज़ार वोटों से, यानी उनके 22-23 हज़ार वोट थे और जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसके 24 या 25 हज़ार वोट थे। तो बड़ा क्लोज़ कॉन्टेस्ट होता है। यहाँ पे 4,000 और 25,000, 3,000 और 32,000 ये वाली रेशो होती है। लेकिन ये जो हल्का है वहाँ से, तो कहने का मतलब ये है कि उनके साथ मैं जब बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रम्प ने यहाँ पे ट्रम्प एक कार्ड खेला था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रैली करके और स्विंग स्टेट छोड़ के यहाँ पे तशरीफ ले आए थे। उसकी एक रीज़न थी, उसकी रीज़न यही है कि जो हाउस का भी इस वक़्त जो इनकी कांग्रेस है, जिसको कह सकते हैं नेशनल असेंबली, सेनेट के अलावा, तो नेशनल असेंबली जो कांग्रेस है यहाँ पे, पाकिस्तान के इक्विवेलेंट में बात करूँ आसान अल्फाज में, जी, जी, ताकि जी, लोगों को जी। समझ जाए कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है नेशनल असेंबली समझिए, उसमें हाउस बिल्कुल डिवाइड हुआ हुआ है इस वक़्त, 212 और 220, यानी ये मतलब, और वो था न्यूयॉर्क की वजह से, और फैक्टर वही न्यूयॉर्क का उभर के सामने आ रहा है कि वहाँ से कांग्रेस के लिए जो है वो अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है कि कांग्रेस के मेंबरान अगर वहाँ से मुंतखब होते हैं तो हाउस रिपब्लिकन के पास रहेगा। क्योंकि बहुत ही कम सीटें हैं जो जीतनी है डेमोक्रेट को दोबारा हाउस को रीगेन करने में। और दूसरी तरफ जो सेनेट है, उसमें सिर्फ 2 या 3 नशिस्तें ऐसी हैं जो रिपब्लिकन जीतती हैं, तो सेनेट जो है उनकी तरफ चला जाएगा। तो ये भी फ्लिप होने जा रहा है सूरत-ए-हाल इस दफ़ा, जो नज़र आ रही है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस वक़्त डेड हीट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत एक्साइटमेंट है। लेकिन आज जो एक चीज़ हुई है, फयाज़ साहब मैं बताता चलूँ, ये जी, रियासत वाशिंगटन ने बिल्कुल वेस्ट में, हमारे जो मगरिब में जो रियासत है, उसने जी, नेशनल गार्ड को तलब कर लिया। अब उसकी जी, रीज़न ये है कि जो ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जो डाई हार्ड फैन हैं उनके, और जो कांग्रेसमैन हैं, जो बहुत ही ज़्यादा करीब समझे जाते हैं ट्रम्प के, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ट्रम्प तो जीत चुका है। ये जी। तो सारी स्विंग स्टेट्स में बहुत आगे है, ये तो सिर्फ सर्वे ही सारे फारिग हैं और जाली हैं, जो भी है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है, अगर इनको प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग, जो कि मैं बड़ा समझता हूँ कि बड़ा रेयर होता है, अमेरिकन इलेक्शन को रिग करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे नहीं है कि उठा के ठप्पे लगा दिए तो वहाँ पे जैसे हमारे मुल्कों में होता है, ऐसी बात नहीं है, बड़ी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो ये बात की जा रही है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, और उसके बाद अगर ये पुरतशद्दुद मुजाहरे होते हैं, और अब ये भी सुना जा रहा है कि स्विंग स्टेट्स में भी नेशनल गार्ड जो किसी भी कैलेमिटी, कुदरती आफत या कोई हमनामा की सूरत हाल पेश आती है, तो ये जो गार्ड्स हैं, नेशनल गार्ड्स, ये जिस तरह रेंजर्स है आप समझ लें, ऐसे ही उस है वक़्त जैसे जी, पाकिस्तान में रेंजर्स तलब कर ली गई। जी, जी, अच्छा रेंजर्स तलब कर दी। जी सर। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि पहले से उन्हें अंदाज़ा है कि पुरतशद्दुद मुज़ाहरे होंगे, ये होगा, वो होगा। इसका मतलब है कि राजा सिकंदर सुल्तान फैक्टर आपने 4 रोज़ पहले देखा एडवांस पोलिंग में लोग बाकायदा वो वीडियोज़ आ गई कि लोग क्लिक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उसको, लेकिन जो आगे से एक्सेप्ट नहीं कर रही मशीन उसे, वो एक्सेप्ट कर रही है कमला हैरिस को वोट को। तो उनका जो खदशा है वो अपनी जगह, उसमें कुछ वज़न तो है। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो एक जगह पकड़ी गई है, पता नहीं कितनी जगह ऐसे हो रहा होगा या लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। वो खदशात तो पहले ही राजा सिकंदर सुल्तान फैक्टर के पैदा हो गए ना। देखिए फयाज़ भाई, इसमें ये है कि जो जिस जगह की वो वीडियो चल रही थी जब वहाँ पे वोटिंग वो केंटकी स्टेट है। ठीक है, वहाँ पे आप वो रिपब्लिकन स्टेट है, वहाँ पे 30-30, 40-40 पॉइंट का मार्जिन है आपका। अगर वहाँ पे कोई डाल रहा है तो वहाँ पे तो मतलब ये बेईमानी करवाने की ज़रूरत ही नहीं। उनको पता है डेमोक्रेट्स को वहाँ पे हारना है, जितनी मर्ज़ी बेईमानी कर लें। यानी ठीक है। टोटल ये ना, वो मतलब वो स्वीप करते हैं वो जगह। जो केंटकी है वो कभी डेमोक्रेट की स्टेट रही नहीं है।
तो ठीक है। ऐसे जो हो सकता है कोई एरर हो, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग मतलब सोशल मीडिया का दौर है तो ये वीडियोज़ बड़ी जल्दी आ जाती हैं बाहर। तो लेकिन वो कुछ वोट जलाए गए, कुछ थैले उसमें कई लोगों के वोट ज़ाया हुए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नो डाउट अबाउट इट। वो एक आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड वाकयात जिसको कहते हैं ना कि इक्का-दुक्का ऐसे वाकयात, बट लेकिन जनरली ओवरऑल अगर देखा जाए सिस्टम को, तो बड़ा हद तक इन प्लेस्ड है। और हारने वाला अगर क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पार्टीज़ है, यहाँ पे जो इंतखाबात होते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन टाइप की कोई चीज़ है वो ईसीपी जो इनका भी इलेक्शन अब जो भी कमीशन उसको कहते हैं, इसको मेरा नाम ज़हन में नहीं आता लेकिन ऐसे ही कुछ है। फेडरल इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है एफईसी कहते हैं उसको। तो उसके जो 2 काम हैं, वो ये देखना होता है कि जो कैंपेन कंट्रीब्यूशन है, जो पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि वोट के साथ नोट भी लगता है यहाँ पे फयाज़ भाई, तो वो देखते हैं कि उसमें कोई बेज़ाब्ती ना हो रही हो। और दूसरी बात जो अहलियत जिनकी जो लोग वोट डालने के अहल हों, उन्हीं को जो है वो वोट डालने दिया जाए। ये फेडरल इलेक्शन कमीशन है, उसका प्रोरogेटिव मतलब उनके पास ये अथॉरिटी है। लेकिन बाकी जितने मामलात होते हैं, कब टाइम होगा, अर्ली वोटिंग कब होगी, कब खत्म होगी, होगी या नहीं होगी, 3 ऐसे भी रियासतें हैं जहाँ पे कोई अर्ली वोटिंग नहीं हो रही। अलबामा है, टेनेसी है और मेरा ख्याल है शायद मिसिसिपी है जी। इन तीनों स्टेट्स में उसी दिन वोट होगा जो 5 तारीख वोट है। और अब मैं वैसे आपको बताऊं, ये जो वोटिंग का भी जो 5 नवंबर का दिन भी है ना, तो ये नाम का रह गया सर। सदर बाइडेन वोट डाल चुके हैं, कमाला हैरिस मेल इन वोट कर रही हैं। ठीक है जी, ये भी आज खबर आई कि मेल इन वोट कर रही है। वो अपने सदारती उम्मीदवार होते हुए पोलिंग बूथ पे नहीं जाएंगी। बहुत बिजी स्केड्यूल होता है तो वो बिजी स्केड्यूल है, लेकिन आप जाके 2 मिनट के लिए आपने वोट डालना है, जाके आप डाल के आ जाएं। लेकिन मुझे तो लगता है 5 नवंबर का दिन ही की जो उसकी अहमियत ही खत्म होती जा रही है जो इलेक्शन डे है। तो वो कुछ स्टेट्स हैं और अभी जो सर्ज है इस वक्त, जो ट्रंप कैंपेन की तरफ थोड़ा सा मुझे कहता है कि मेरा दिमाग कहता है, या जो मेरा एनालिसिस ये कहता है, क्योंकि रिपब्लिकन निकलते थे आखिरी दिन। ये अर्ली वोटिंग ज्यादा डेमोक्रेट करते थे, डेमोक्रेट पार्टी के जो वोटर्स थे। रिपब्लिकन निकलते थे आखिरी दिनों में, यानी एक आध दिन पहले चले समझ लें, या वोटिंग डे वाले दिन की। लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि सर्ज है रिपब्लिकन की, और जो ट्रंप कैंपेन है बहुत खुश है। और जो कमला हैरिस की जो यानी जो कैंपेन है वो थोड़ी सी वरीड है कि ये अर्ली वोटिंग में इतनी बड़ी तादाद रिपब्लिकन कहां से निकल आई, तो आखिरी दिन जो है वो क्या होगा। तो क्योंकि आखिरी दिन ही पलटा खाता है सारा का सारा मामला यहाँ पे इलेक्शन डे पे, तो इस बार बड़ी तादाद में वोट डाल चुके हैं। मेरा ख्याल है 8 करोड़ वोट डाल चुके हैं कुछ स्टेट्स में, कल जो आखिरी दिन था। और मजीद जो है मेरा ख्याल है 3 तारीख तक कुछ स्टेट्स में है। तो ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ या उससे तजावुज कर सकती है। ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है ये। इलेक्शन के हवाले से आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। अभी बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मियां हाँ नवाज जी। शरीफ साहब आपके पास मेहमान आए हुए थे, आपने जी। पता नहीं उनकी टेक केयर किस तरह की न्यूयॉर्क वालों ने। लेकिन उनके साथ डॉक्टर अदनान भी थे और उनके साहबजादे भी थे, हसन नवाज, हुसैन नवाज थे या हसन नवाज थे, एक साहबजादा और एक डॉक्टर। डॉक्टर के पास वो गए या नहीं गए, और बेटे ने साथ आए तो बेटे का कोई कारोबारी सिलसिला वहां कोई चला या नहीं चला, उस पर जरा अपडेट कर दीजिएगा। देखिए, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो लतीफ़ा ये माइंड ना कीजिएगा, वो ना ही नून लीग के वोटर सपोर्टर्स को मैं कोई उनका वो उनके मज़ाक उड़ाना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे आजकल गर्दिश कर रहा है लतीफ़ा के वो अगर किसी डॉक्टर के पास गए तो वो जो प्लास्टिक सर्जन नहीं होते बाल लगवाते हैं जो, शायद वो लगवाने के लिए आए थे। उसके अलावा तो उनका किसी किस्म का कुछ है। दूसरी बात ये कि सर यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप मुँह उठा के डॉक्टर के पास चले जाएँ। आपकी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री आपकी वहाँ पे यूके में है। तो यहाँ पे सर देखिए जो पीआईए के हवाले से जो बात की गई, देखिए मैं आपसे स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट, छोड़े इस चीज को, ये लतीफे चलते रहते हैं इस तरह के जो आजकल का। देखिए उनका एक तो मकसद ये था कि अपने जितने भी यहाँ पे जो उनके नाउमीद वर्कर्स बैठे हुए थे, जो थोड़े बहुत रह गए, जितने मेरा ख्याल है वहाँ पे ओहदेदार थे, उतने ही वर्कर्स मेरा ख्याल है वो मतलब इतना ही रेशो यहाँ पे आपको पता ही है। अब ये फैक्टर है, अब उसके क्या कर सकते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पीटीआई को ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि बड़े अच्छे लोग हैं नून लीग के अंदर, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं और मुल्क से मोहब्बत भी करते, सारा कुछ करते हैं। लेकिन और मियां साहब ने, मैं आपको यहाँ आपको करेक्ट भी करता चलूं, मियां साहब ने न्यूयॉर्क मुस्लिम लीग पे करम फरमाई भी बड़ी की है। शकीला लुकमान को एमएनए स्पेशल सीट पे 2 दफा बनाया और खालिद सईन भट्ट साहब को सेनेटर बनाया न्यूयॉर्क से। तो न्यूयॉर्क के मुस्लिम लीगी वर्कर्स को उन्होंने एक सेनेटर दिया, एक एमएनए दी, और इससे ज्यादा तो उन्होंने शायद लंदन और टोरंटो और हांगकांग वालों को भी नहीं दिया होगा मुस्लिम लीग। नहीं जी, न्यूयॉर्क उनके लिए बड़ा स्पेशल है। और अब जब आए थे तो बड़ी स्पेशल जगह पे भी ठहरे, वो खबर भी मैंने ब्रेक की थी। मुझसे यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, आपने बताया था रिट्स कार्टन में ठहरे हुए थे, बड़ा महंगा रॉयल स्वीट में कहीं ठहरे हुए थे। जी जी, वो काफी महंगा जी, बहुत बहुत महंगा। उस पर बात आएगी तो फिर वही कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि हम उनके रहने पे खुद जेब से दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं, तो जहाँ मर्जी रहें। लेकिन बात असल ये है कि अपने मुल्क के हालात भी देख लें कि वहाँ लोगों के पास एक टाइम का खाना नहीं है। तो अगर आप इस तरह के शाना अंदाज में आके रहते हैं तो फिर जो है वो ऑब्वियसली लोग जो है वो इतराज तो करेंगे। जब 6,000 या 10,000, मैंने किसी से कहा जब नून लीग वाले से ना कि $16,000 का कमरा है। अच्छा, मैंने कमरे का नहीं बताया था फयाज भाई कि किस कमरे में ठहरे हुए हो सकता है, और मैंने सिर्फ किराया बताया था कि इस वक्त किराए का इस वक्त क्या स्टेटस क्या है वहाँ पे।
रॉयल स्वीट कितने का है, एग्जेक्टिव स्वीट कितने का है, प्रेसिडेंशियल स्वीट कितने का है, और जो नॉर्मल रूम है वो कितने का, स्टैंडर्ड रूम या एग्जेक्टिव रूम, उसके किराए बताए। तो मुझे उनकी कॉल आई वापस, उन्होंने कहा जी आप जो फिगर कोट करें 16-17 हज़ार, 26,000, 30,000 डॉलर का कमरा, वो तो 6,000 डॉलर के किसी कमरे में ठहरे हुए। अच्छा, मुझे लगे जैसे मुझे किसी ने चपेट मार दी है सर, यकीन करें। यानी हम लोग तंग आ गए इन चीजों को सुन सुन के। सर हमें लोग 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है दुनिया में, क्यों? मैं कहूँगा दादा की आपको एक स्टोरी बताऊं, किसी दिन करेंगे कि आपने जो फ्लैश फ्लडिंग की जो अपील की थी, आज तक उसके पैसे पूरे नहीं दिए लोगों ने। उन्होंने कहा जी आपका तो आगे प्लाजा होटल में आपका प्राइम मिनिस्टर ठहरता है, या हयात में, पार्क हयात में, या फिर कार्ल्टन में। यहाँ पे तो हम लोग जाके ठहरने, 2-2 हज़ार डॉलर का, 3-3 हज़ार डॉलर का नॉर्मल रूम है वहाँ पे। तो आप लोगों को पैसों की कमी नहीं है। तो बहरहाल वहाँ पे उन्होंने ये एक मैसेज दिया कि जी पीआईए के अंदर जो खरीदारी की बात करते हैं, कि पीआईए जो है वो खरीदना चाह रही थी मरियम बीबी, और उनको उन्होंने कहा कि हम एयर पंजाब उसको बना देते हैं। बात दरअसल ये है कि ये कोई एयरलाइन, वो तो उनका वहाँ पे वो हो चुका है जिनके साथ होना है, वो पता नहीं 85 अरब से 10 अरब पे आ गए, वट जो पाकिस्तानी मामला है। लेकिन मामला है रोजवेल्ट होटल का सर। अच्छा, हसन नवाज जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर डील करते हैं। किसी ने कहा है मुबैना तौर पे, अब ये मुसद्दका मेरे पास कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कोई डील हो चुकी हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गैर मुसद्दका इत्तलात कि उन्होंने एरिक एडम से मुलाकात की, क्योंकि इस वक्त रोजवेल्ट होटल जो है ना हमारा, वो कचरे का ढेर बन चुका है बेसिकली। क्योंकि इस वक्त रोजवेल्ट होटल का इंतजाम जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के पास है। इमिग्रेंट्स आते हैं, उनको वहां पे ठहराया हुआ है। मैं एक दफा वहां पे गुजरा था और मेरे दरवाजा खुला तो अंदर चला गया, वहां पे गार्ड खड़े होते हैं, आपको अंदर नहीं आने देते अगर आपके पास इमिग्रेंट कार्ड नहीं है तो, या अभी यहाँ पे रहायश पजीर नहीं है तो मैं देखा तो शैंडिलियर्स और जितना वो लॉबी थी, जिस जमाने में हम जाते थे तो बड़ा फख्र महसूस करते थे, यार क्या हमारा आइकॉन है, क्या लोग यहाँ पे हमारा एक सासा है और बाहर झंडा लगा होता था। मैं इसके ऊपर बड़ी स्टोरीज की, मेरे पास बड़ी इसकी तफसील है, लेकिन इस होटल के यकीन के इतने बुरे हालात हैं, इसके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है सिटी गवर्नमेंट का। और ये जो कह रहे थे ना कि हमने लीज पे दे दिया, सर एक पैसा मुझे बता दे कि यहाँ से ट्रांसफर होकर पाकिस्तान गया हो लीज का। ये वही रकमें हम अदा कर रहे हैं दोबारा न्यूयॉर्क सिटी को, जो जुर्माने हुए हैं, पर यानी खिलाफवर्जियां हुई, फिर लोगों ने यहाँ पे सू किया हुआ था, एम्प्लॉइज ने, यूनियन के मामला थे, स्टाफ यूनियन के मामला थे, सिटी के मामला थे, सिटी के पैसे अदा करने हैं 200-250, मतलब एक अजीब, जिसको कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसको बेच ही देते तो बहुत बेहतर था जब पीआईए इनके पास था, क्योंकि अब तो ये मुसीबत ये कि लैंडमार्क कमीशन के पास ये इमारत चली गई है 2024 में, सितंबर 2024 में। अब इसके ऊपर आप यकीन करें फयाज भाई, आप इसकी खिड़की भी तब्दील नहीं कर सकते, ना आप इसकी मंजिल को गिरा सकते हैं, ना इसकी मंजिल इसके ऊपर कोई चढ़ा सकते हैं। अब ये जो 21 मंजिल स्टोरी है, और ये जैसे अभी आपने यकीन, इसको अगर कलर भी करना है आपने तो लैंडमार्क कमीशन से बात करके करनी है आपने, जो न्यूयॉर्क सिटी का एक इदारा है लैंडमार्क कमीशन, आप जाके उसको देखिएगा। अब मसला ये है कि वो जो इसको शायद इस लेवल पे 2024 के क्यों लेकर आया गया, वो मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन फयाज भाई, कि 2024 में इंतजार क्यों किया गया कि अगर कोई बंदा इसको यहाँ पे बाय करता है, उसके अंदर बड़े बड़े टाइकून, इवन ट्रंप भी इंटरेस्टेड था कि इस होटल को खरीदा जाए एक जमाने में। उस वक्त इसकी यानी 1 से 1.5 बिलियन डॉलर की प्राइस लगती थी, हालांकि इससे ज्यादा भी लग सकती थी। वो रीजन यही था कि आप एक दफा इसको गिरा दे या इस पे काम स्टार्ट कर दे तो फिर वो लैंडमार्क कमीशन इसको टेक ओवर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे 50 मंजिला इमारत बननी थी, जो कतरी भी शायद इसमें इंटरेस्टेड थी, या जो हमारे एक और गल्फ का मुल्क है वो भी इंटरेस्टेड था। तो वो लोग इसलिए अब इंटरेस्टेड नहीं रहे, उनको मामला बड़े आसान हो जाएंगे तय करने में, रोजवेल्ट उठाने में, अपने किसी क्रोनी के थ्रू, हो सकता है अपने नाम पे ना ले। इनके बड़े मामले, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सेनेटर भी बन गए, एमएनएस भी बन गए, इस तरह की कारोबारी मामला यहाँ पे और बहुत सारे लोग देख सकते हैं। और इसलिए अब क्योंकि उसकी अहमियत और उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल गिरा दी गई है, और उसमें सब शामिल है। बाय द वे फयाज भाई, इसमें हमारे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शामिल है, पीटीआई की गवर्नमेंट भी शामिल है, और नून लीग भी। इन्होंने बिल्कुल इसको ख्याल नहीं रखा, इस असासे को, जो हमारा एक दुनिया में एक प्राइड थी हमारी, उसका बिल्कुल एहसास नहीं किया। और 2024 आ गया, अब वो टके टोकरी हो गया, क्योंकि उसमें आप कर कुछ नहीं सकते, ना उसको तब्दील कर, इंटीरियर जो मर्जी कर लें, उसके अंदर जो मर्जी लगा ले, एक्सटीरियर आप छेड़ नहीं सकते। अब वो हेरिटेज साइट हो चुकी है, 100 साल पुरानी इमारत है, अब उसको कुछ तब्दील नहीं कर सकते, तो इसलिए उसकी कमर्शियल वैल्यू अब बहुत नीचे जा चुकी है। तो इस बात का इम्कान है कि मियां साहब के साहबजादे साथ आए इसीलिए थे कि वो इसका जायजा लेके गए होंगे, और अब वापस जाके उन्होंने, वैसे ही उनके मुंह से बात नहीं निकली पीआईए की, बाकायदा उनके दिमाग में पीआईए खरीदने का और उसके एसेट्स खरीदने का को बाकायदा प्लान चल रहा है मियां साहब के दिमाग में। जी बिल्कुल, उनकी इस हवाले से मुलाकात भी कहते हैं कि कुछ हुई है, और वो वहां पे चक्कर भी लगवाया गया उनको। और आप सहाफी लोग जो न्यूयॉर्क में आप सहाफी हैं, अच्छी खासी हमारे वहाँ पाकिस्तानी सहाफियों की एक तादाद है, आप लोगों ने मिलने की कोशिश की या मियां साहब ने अवॉइड किया, आपको इनकरेज नहीं किया मुस्लिम लीग वालों ने, किसी से कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ा? तो देखिए, इस वक्त मियां साहब जो है ना एक पार्टी के कायद हैं और सिर्फ एक एमएनए है। यहाँ पे मियां नवाज शरीफ आए, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ यूएनजे में सितंबर में पिछले महीने, सर वो किसी नहीं मिले, तो इन्होंने क्या मिलना था? ये तो वैसे ही पहले ही घबराए हुए हैं।
अच्छा ये मुझे समझ नहीं आती कि इतने घबराए हुए क्यों रहते हैं? अगर 50-100 बंदा इकट्ठा भी हो गया आपके पास, तो क्या हो जाएगा? मतलब 1 आध घंटे के लिए ना, यानी मियाँ साहब भी नहीं मिले, मियाँ शहबाज शरीफ किसी को, और ना ये मिले। अपने लोगों को बुलाया उन्होंने, 12-15 जो 10 लोग 12 थे, 12-14 बंदे थे 12-15 जो नसीम लोग भाई। हैं, जो अपने इनके करीबी जो रुफ़क़ा हैं इनके यहाँ पे, उनको बुलाया गया और बस उसके बाद बात की गई और उनको ये बताया गया कि तगड़े हो जाओ जी, मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ, मैं अभी मौजूद हूँ। और ये कहा कि अभी ये तूफ़ान जो है ये अभी थमा हुआ है, लेकिन ये नहीं कि लेकिन डाई डाउन नहीं किया अभी इस तूफ़ान ने। तो वो अपने लेकिन आप को ये उन्होंने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इशारात तो कर दिया ना कि बैठे जी, हैं जी, हम जी, भी जी, तहैया जी, सर तूफान आप किए हुए। उन्होंने क्या तहैया बात! तूफान बता दिया कि मैं बहुत कुछ सीने में दबा के बैठा हुआ हूँ, मुझे मत हाँ जी। छेड़ो, मैं बहुत दुखा हुआ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये इशारा तो उन्होंने दे दिया ना। सर बहुत बड़े अच्छे तरीके से दिया और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। बिल्कुल यही बात है जी। एब्सोल्युटली। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर क़य्यूम, आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।